गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी क्लास अब ऑनलाइन लग रही है, इसलिए आज मैं आपका रिवीजन करवा रही हूँ। और रिवीजन है ग्रामर का। ग्रामर अभी तक आपने क्लास में पढ़ी थी, लेकिन अब आपका वीडियो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और ये आप यहाँ से ध्यान से सुन लीजिए और पढ़ भी लीजिएगा। आपने जो अभी तक विज्ञान के निबंध और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कर्ता, कारक, ये सारी चीज़ें आपको क्लास में समझाएंगे। लेकिन अब आपको उन्हीं का रिवीजन एक बार फिर से शुरू करते हैं। आती है विज्ञान का, और साथ में हम आपको निबंध का विकास का क्रम बता रहे हैं। जो हिंदी निबंध साहित्य का विकास आधुनिक काल में ही हुआ है, इसके विकास क्रम को 4 युगों में बांटा गया है। आपको हमने सबसे पहले ये भी बताया था कि युग बहुत ऐसे होते हैं, जैसे युग 4 होते हैं तो हर चीज़ 4 होती है। जैसे युग 4 है तो दिशाएं भी हमारी 4 ही हैं, हर चीज़ हमारी 4 होती है। और उसी के हिसाब से यहाँ पर युग भी जो बताए गए हैं वो भी 4 हैं। जैसे कि भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग यानी कि वर्तमान युग यानी आधुनिक काल, जो हमारा इस समय चल रहा है। आदि युग में निबंध पत्र पत्रिकाओं के लिखे गए पत्र संपादक स्वयं लेखक हुआ करते थे। भारतीय हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद आदि इनके उदाहरण हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो भारतीय युग हरिश्चंद्र भारतीय युग में जो हुए थे, जिन्होंने बहुत सी कविताएं, कहानियाँ हमें लिखी हैं हमारे लिए, और उनका साय स्मरण हम लोग हमेशा करते रहते हैं। जैसे कि भारतीय युग में सन 1850 से लेकर 19 तक जो था सन वो चला था, और उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं, साय स्मरण, यात्रा वृत्तांत, बहुत सारी चीज़ें हमको लिखी हैं। इसमें प्रमुख निबंधकार हैं भारतीय हरिश्चंद्र, जो उनके जो निबंध हैं वो इनके फूटकर निबंध, और प्रताप नारायण मिश्र हैं जिनके निबंध नवनीत हैं और कलि प्रभाव है। उन्होंने 2 निबंध ऐसे लिखे हैं जो बहुत चर्चित हुए हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है भट्ट निबंधावली, जिसमें साहित्य सुमन नाम की 2 उन्होंने निबंध लिखे हैं, जिन्होंने साहित्य निबंधावली जो उनकी भट्ट जी की जो है निबंध मिली है, उनके उसमें एक सर्जन आता है, उसी के कारण उन्होंने साहित्य सुमन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम अन्य निबंधकारों के नाम भी बता देते हैं, जैसे कि बाबू गुलाब, बाल मुकुंद गुप्त, ठाकुर जगमोहन सिंह एवं बद्री नारायण प्रेम धन आदि इनके नाम हैं। और इनकी विशेषता जो है, इस युग में नवीनकारों ने जो विविध प्रकार विषयों पर अपनी लिखे चलाई है, यानी कि उन्होंने लेखनी लिखना है। लेकिन इसका मतलब होता है कि उन्होंने अपने हाथ से वो चीज़ें लिखी हुई हैं। इस युग में निबंधों में समाज सुधारक की भावना, राजनीतिक चेतना, रोचकता आदि गुण मिलते हैं। इसमें गंभीरता का अभाव ज्यादा है। इस युग में लेखक जर्जर रूढ़ियों को विरोध करते हैं, परंतु नवीनता का अंधाधुरंकरण भी करते हैं। हास्य व्यंग इसका प्रभाव अस्त्र था। आपको हम ये बताएं, आपको अंधाधुन का मतलब होता है जो हम आंख बंद करके किसी पे विश्वास कर लेना, वो चीज़ें भी हमारे साथ हमारे साहित्य में हुई हैं। और इस युग में जो निबंध में है, जो समाज सुधार के लिए आए हैं आगे, उन्होंने जैसे प्रेमचंद हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लेखक के कवि हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, जिन्होंने समाज सुधारक के तौर पर बहुत सारी कविताएं, निबंध आदि लिखे हुए हैं। अब आता है हमारा द्विवेदी युग, जो होता है सन 1900 से लेकर 1920 तक चला था। भारतीय युग के बाद आधुनिक काल का दूसरा चरण पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग से नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग द्विवेदी के नाम से जाना जाता है, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कर द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य को व्यवस्थित किया था। इन्होंने सरस्वती नामक जो पत्रिका थी का संपादक किया था। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने पहले रेलवे में नौकरी करी थी, उसके बाद उसको छोड़कर अपनी पत्नी के कहने पर वो पत्रिका को उन्होंने ज्वाइन किया था, और फिर उन्होंने सरस्वती नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया, जो काफ़ी प्रसिद्ध थी और आज हम वो पढ़ भी रहे हैं। और उन्हें उसी पत्रिका के बाद ही लेखन का कार्य चालू किया, जो आज भी वो कहानियाँ, किताबों उसमें रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। यानी कि हम बहुत सारी ऐसी किताबें, कविताएँ, निबंध आदि उनकी पढ़ते हैं उनकी लेखनी के द्वारा, और यही उनका शौक भी रहा है, इसलिए उन्होंने
द्विवेदी युग में उनको कहा गया है, क्योंकि उनका नाम से ही द्विवेदी युग रखा गया हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और अध्यय भूप सिंह, इन्होंने दोनों ने निबंध लिखे हुए हैं जिनका साहित्य संदर्भ है, साहित्य सीखकर है, विचार विमर्श है, सच्ची वीरता है, आचरण, सभ्यता, मजदूरी और प्रेम। ये जो थे निबंध जो महावीर प्रसाद द्विवेदी और अध्यापक पूर्ण सिंह ने लिखे हुए थे। ये द्विवेदी युग में चला था जो 1900 से लेकर 1920 तक था। अब इसके बाद आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग में जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए थे, बाबू गुलाब राय हुए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हुए, डॉक्टर रघुवीर सिंह हुए, इन्होंने भी निबंध लिखे हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है वो चिंतामणि भाग 1, 2 है और 7 है त्रिवेणी। इन्होंने ऐसे निबंध लिखे हुए हैं जो बहुत ज्यादा सकारात्मक थे। बाबू गुलाब राय की मेरी असफलता और ठलुआ क्लब उनके 2 निबंध थे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के प्रबंध पराजात और पवित्र प्रदीप पंचपात्र नाम के 2 निबंध हुए थे। डॉक्टर रघुवीर सिंह ने जीवनकरण और शीर्ष स्मृतियां नाम के 2 निबंध लिखे थे। अभी तक आपने 3 युग के बारे में जानकारी ली। एक है भारतीय युग का जो है हमारा भारतीय युग प्रथम है, और सेकंड वाला है द्वितीय युग, और तीसरा है शुक्ल युग। अब आता है हमारा चौथा युग जो शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। तो इसका अर्थ होता है कि हमारा आधुनिक युग या वर्तमान युग भी इसको कहते हैं। इसका सन है 1945 से लेकर आज तक, यानी कि 2022 तक चल रहा है, और ये चलता चलेगा जब तक कि ये है। कहने का मतलब संसार है, जब तक ये चलता ही रहेगा। आधुनिक युग बहुत लंबा होता है क्योंकि वो आज तक चल रहा है, वर्तमान काल जिसको कहा जाता है, और आधुनिक काल भी इसी को कहा जाता है जो अभी चल रहा है। इसको हम शुक्लोत्तर युग के नाम से जानते हैं। शुक्लोत्तर युग में जैसे शुक्ल युग के बाद हमारा युग होने के कारण इसको शुक्लोत्तर कहा गया है। इसे वर्तमान पूरा भी कहते हैं, इसे वर्तमान युग भी कहा जाता है। प्रमुख युग के निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने निबंध लिखे हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, जिन्होंने नया साहित्य का नए प्रश्न लिखा हुआ है। हरीश शंकर परसाई, जिन्होंने नागफनी की कहानी और सदाचार का ताबीर, ये दोनों निबंध उन्होंने लिखे हुए हैं। इनकी जो विशेषताएं थी वो इनकी साहित्य विशेष में निबंध लिखने वालों में आचार्य प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी, रामलाल शर्मा, अभय प्रमुख हैं। शुक्ल युग में लिखे गए ललित निबंधों को अभिनव पुष्टता प्रदान की गई है। व्यंग्यात्मक निबंधों में विशेष प्रेमधार भी दिखाई देता है, जिन्होंने इनके प्रभाकर मांझने के खरगोश के सीन व्यंग्यात्मक निबंध का श्रेष्ठ उदाहरण दिया है। क्योंकि खरगोश के सीन नहीं होते, इसलिए उन्होंने व्यंग्यात्मक नाम से उन्होंने एक निबंध लिखा है जो खरगोश के सींग के नाम से। सींग का मतलब होता है सींग जो होते हैं ना, ऊपर सींग जैसे गाय के सींग होते हैं, ऐसे ही उन्होंने यहाँ पर खरगोश के सींग के नाम से लिखा हुआ। महादेवी वर्मा के सहस्मरणात्मक निबंध भी उन्होंने लिखे हैं। सहस्मरण का मतलब होता है जो अपन की निबंध की विधाएं जो पढ़ते हैं, जिसमें से 10 विधाएं होती है, उसमें सहस्मरण भी आता है। तो ऐसे ही महादेवी वर्मा ने जो सहस्मरण लिखा हुआ है वो भी एक निबंध के रूप में उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आते हैं आपकी जो निबंध के तौर पर आपने अभी तक देखा कि हमारा जो इतिहास है वो 4 युगों में बांटा गया है। ऐसे ही जब हमारे इतिहास में जब 4 युगों में बांटा जाता है तो हमारे वेदों को भी 4 युगों में ही बांटा गया है। शरण वेद, साम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों में भी हम बहुत तरह की बात कर सकते हैं। जैसे हमारी दिशाएं होती हैं 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसी तरह से हमारे 4 युग, 4 वेद, 4 पाताल, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें 4 के नाम से बताई गई हैं। तो हम उन 4 को ही आपको यहाँ पर बताते हैं कि 4 युग 4 प्रकार से कैसे बनाए गए हैं। जिस तरह से हमारी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं होती हैं, हम 4 दिशाएं होती हैं, और 4 में भी आपने देखा होगा कि हर एक 4 दिशाओं में कोना होता है। जैसे कि हमारी ये 4 दिशाएं हैं, यहाँ पर आपको बताते हैं ऐसे या 4 दिशाएं ये होती है हमारी पूर्व, जस्ट इसके आता है यह पश्चिम, फिर आता है यह उत्तर,
और ये दक्षिण। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपकी ये चारों दिशाएं थी। अब ये चार दिशाओं में भी ये वाली दिशाएं भी आती हैं, ये चार, ये भी चार होगी ना, जिसको हम इसके और इसको लेकर कहते हैं, इधर और उधर मिली रहती हैं, ये व्यायाम कोण कहते हैं, इधर से इधर मिली हुई होती है उसको दक्षिणायन कोण कहते हैं, और उधर से इधर की मिली हुई को व्यायाम कोण कहते हैं। ऐसी हमारी भी चार दिशाएं होती हैं। इन चारों दिशाओं में ये चार चीजें होती हैं। अब हमने जब इन चारों दिशाओं के लिए करा तो हमारी युग भी चार हो जाते हैं। जैसे युग हो जाता है एक भारतीय युग, दूसरा आता है हमारे द्वितीय युग, शुक्ल युग, यहाँ पर लिख लीजिए शुक्ल युग, और यहाँ पर आएगा शुक्लोत्तर युग, जो हमारा आधुनिक युग में अभी भी चल रहा है। आधुनिक युग जो वर्तमान काल कहते हैं इसको, जो भी पास्ट में चल रहा है। ये हमारे चार में चार युगों से चार चीजें होती हैं। यहाँ पर हमारे वेद भी हमारे चार हैं, तो अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और सोमवेद। यहाँ हमारे चार वेदों के भी नाम हो जाते हैं, चार वेद भी हो जाते हैं, यानी कि हमारी जो पूरी जो पृथ्वी हुई है वो हमारी कैसे बनी हुई है, चार चीजों से ही बनी हुई है। यहाँ पर हमें पानी, हवा, अग्नि और स्काई, ये चार चीजें हमें यहाँ पर भी मिलते हैं। और इसी तरह से जब हम चार युगों की बात कर रहे हैं तो हर चीज चार चार के काम में बटी हुई है। आपने अब समझ तो लिया होगा कि भारतीय युग चार युग से ही होता है, और उसमें भारतीय युग होता है, द्वितीय युग होता है, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, हमारे चार युग हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि चार और क्या चीजें हैं। गद्य की साहित्य का जो इतिहास है वो भी आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं। गद्य की जो विधाएं होती हैं, जो गद्य की साहित्य का इतिहास जो है, तो आपने सिर्फ युग का पढ़ा है। अब आपको ये देखते हैं कि गद्य क्या होता है और गद्य की विधाएं क्या होती है। गद्य का इतिहास जो है वो अभी तक हम आपको क्लास में पढ़ाया था, अब यहाँ पर आपको रिवीजन के तौर पर बता रहे हैं कि गद्य की जो विधाएं होती हैं वो हमारी 10 होती हैं, और जो गद्य निबंध के तत्व होते हैं वो हमारे 2 होते हैं। निबंध की विषय वस्तु होती है और भाषा शैली होती है। यदि हम निबंध लिखते हैं तो हमें सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए कि हम निबंध किस पर लिख रहे हैं। ठीक है, जब तक हमारी निबंध की विषय वस्तु हमें नहीं मालूम होती, हमें उसका विषय मालूम नहीं होता है, सब्जेक्ट मालूम नहीं होता है, तब तक हम उस निबंध को नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए आपको निबंध दिया जाता है कि आप लिखिए साहित्य पर निबंध, आप लिखिए पर्यावरण पर निबंध, स्कूल पर निबंध, किसी जंगल पर निबंध, या आप लिख लीजिए आज कोविड-19 चल रहा है का जो उस पर निबंध। तो आपने वो आपने जो चीजें देखी हैं आप उस पर आसानी से निबंध लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोविड-19 पर लिखा, आज जिस तरह से हमारे सामने माहौल चल रहा है हम उस पर लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भाषा शैली भी होनी चाहिए ना, कि आप उसमें कहा जाता है कि आप संस्कृत में लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, तो ये हमारी भाषा शैली होती है कि हम किसी भी एक भाषा में उसको निबंध को लिख सकते हैं। जैसे कि हमारी भाषा का जो हमारी भाषा है, जिस तरह से हम पढ़ सकते हैं या हमें आ जाती है, हम वही भाषा को सरल और सुबोध ढंग से और सुंदर ढंग से उसको लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निबंध आमतौर पर सब्जेक्ट से लिखे जाते हैं और भाषा शैली से लिखे जाते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट से हट कर होते हैं, है ना। निबंध जो होते हैं सब्जेक्ट हट कर भी होते हैं, और उनकी भाषा शैली भी ऐसी होती है, सरल सुंदर तो होती ही है साथ में, लेकिन हमें कुछ भाषा समझ में नहीं आती है। कई भाषा ऐसी होती है जो हम नहीं समझ में आती, और कई भाषा ऐसी होती है जो हम जल्दी से समझ लेते हैं, लेकिन अधिकतर लोग हिंदी और इंग्लिश भाषा को जल्दी समझ लेते हैं। तो इस कारण हम 2 ही भाषाओं में निबंध लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी भाषा शैली होनी चाहिए, और हमारे जो निबंध लिखने के जो 2 प्रकार होते हैं वो होती है, एक तो भाषा और दूसरी होती है उसका विषय।
अब विषय वस्तु में लिखते हैं जो हमारी विषय वस्तु आती है, जिसमें हमें पता चलता है कि हम काय पर निबंध लिख रहे हैं, प्रकृति पर लिख रहे हैं, किसी दृश्य पर लिख रहे हैं, किसी घटना पर लिख रहे हैं, किसी विचार पर लिख रहे हैं अपने, और उस तत्व हमारे निबंध के विषय बन जाते हैं। हम पता तो है हमें कि भाई हमारे टीचर ने ये वाला सब्जेक्ट दिया है, हमें उस पर लिखना ही है, विषय तो हमें मालूम नहीं होते हैं कि हमने इस निबंध में लिखना है। हम ऐसा तो नहीं लिख सकते गाय पर आपको निबंध दिया गया है और आप किसी और दूसरे जानवर पर लिख सकते हैं, डॉग पर लिख सकते हैं, कैट पर लिख सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन हम जिस चीज पर हम सब्जेक्ट दिया जाता है उसी सब्जेक्ट पर आप निबंध को लिखने की कोशिश करते हैं। भाषा शैली होती है, जो भाषा शैली निबंध के ऐसे तत्व हैं जिसमें एक दूसरे से मिलगाया नहीं किया जा सकता। भाषा निबंध का आकार प्रदान करती है, तो शैली उसी आकार को सपाटती है। हमारी जो शैली होती है हम उसी को सपाटने का काम करते हैं। जैसे हमने बहुत अच्छे से उसको निबंध को लिखा, लेकिन हम बीच बीच में कुछ साहित्य शब्द शैलियाँ उसको लिख देते हैं। कहने का अर्थ ये होता है कि जब हम कोई भी निबंध लिखते हैं तो हम बहुत सुचारू रूप से लिखते हैं, उसका हर एक पॉइंट डालना होता है, तब हमें पता चल जाता है कि ये निबंध का कैसे लिखा गया है ना। जैसे कि प्रस्तावना लिखते हैं, फिर उसके बाद में लाभ लिखते हैं, हानि लिखते हैं। अब जैसे पर्यावरण पर लिखिए तो उसमें लाभ हानि सभी चीजें एक हो जाएंगी और सबसे आखिर में आ जाता है उपसंहार। तो ऐसे ही हम निबंध लिखेंगे तो उसका जो शैली होती है वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, ताकि हमें पॉइंट टू पॉइंट हमें पता चल जाता है कि हमारी भाषा कैसी है और भाषा का विकास कैसा है और हम किस सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं और हमारा निबंध पूर्ण है या अपूर्ण है। अब इसके बाद आते हैं आपके जो निबंध है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। अब आप लिखेंगे उसमें कि व्यास कहते हैं, शैली आपने बीच में शब्द सुना था, हमारे निबंध के बीच में हम एक शैली शब्द का नाम ले रहे थे। अब शैलियाँ भी हमारी कितनी होती हैं, वो होती हैं हमारी 7 प्रकार की। सबसे पहले होती है व्यास शैली, दूसरी होती है समास शैली, तीसरी होती है विवेचना शैली, चौथी होती है व्यंग्य शैली, और पांचवी होती है आवेग शैली, और छठी होती है सलाप लाभ शैली, और सातवीं होती है निगमन और आगमन शैली। इनके बारे में हम आपको बताते हैं। व्यास शैली क्या होती है, इससे हम प्रसाद शैली भी कहते हैं। व्यास शैली को हम प्रसाद शैली के नाम से भी जानते हैं। इसमें विषय प्रतिपादन सरल और रोचक ढंग से होता है। इसमें सरलता, स्वाभाविकता और स्पष्टता होती है। कथात्मक और वर्णनात्मक निबंध इसी शैली में लिखे जाते हैं, जो हम जिसका वर्णन करते हैं। जैसे एक बार मैंने आपको शायद क्लास में भी बताया था, किसी भी चीज का वर्णन करना ही वर्णनात्मक कहलाता है और किसी भी चीज की विवेचना करना विवेचनात्मक कहलाता है। यानी कि हम दोनों चीजें आपस में लिख सकते हैं, बांट सकते हैं। और समाज शैली आती है, इसका प्रयोग विचारात्मक निबंध लिखने में होता है। इसमें कम से कम शब्दों का अधिक से अधिक बात कहने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि समाज शैली में हम पीताम्बर लिखते हैं, है ना। एक हमारे समाज है ना पीताम्बर, बहुब्रीही समाज का पीताम्बर जिसका उदाहरण होता है। तो यदि हम पीताम्बर लिख देते हैं, अब हम कम शब्दों में बोला ना पीताम्बर, लेकिन जब हम बहुब्रीही समाज बोलेंगे तो आपको उसमें विग्रह करना हो जाता है। पीत यानी कि पीला वस्त्र है जिसका, यानी कि कृष्ण अर्थात विष्णु, दोनों बातें हो जाती है। यहाँ पर आपको हम बीच में ये चीजें भी आपको बता देते हैं, क्योंकि शैलियों के तौर पर बहुत सारे उदाहरण भी आ जाते हैं। जैसे कि बहुप्रिय समाज का उदाहरण पीताम्बर होता है, बहुप्रिय समाज का उदाहरण गजानंद भी होता है। गजानंद, गज का मीन्स होता है हाथी, और आनंद का मतलब होता है अपना मुख या चेहरा या सिर। तो यहाँ पर गज आनंद इसका अर्थ होता है गजानंद, यानी कि जिसका सर हाथी के सर के समान हो, जिसके कान बड़े हो, हाथी जैसी सूंड हो और हाथी जैसा उसका चेहरा हो, इसलिए गज आनंद, हाथी के समान चेहरे वाला। तो अर्थात गणेश या गजानंद या विनायक, दोनों चीजें आप बोल सकते हैं। अब आता है यहाँ पर तो समाज की आपको समझ में आ गया, जो समाज होता है, जो शैली होती है समाज की, उसमें कम शब्दों में ज्यादा अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने आपसे बोला था पीताम्बर, तो पीत है जिसका, यानी कि जिसका, पीत है अंबर जिसका, यानी कि पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात विष्णु या कृष्ण। अब आता है हमारा विवेचनात्मक शैली। अभी तो आपने सेकंड नंबर के पढ़ी थी समाज शैली। अब आता है विवेचना शैली। इसमें तर्क वितर्क और चिंतन मनन होता है। इसमें
का जो पुष्ट होता है करने के लिए प्रमाण उदाहरण आख्यान उद्धृत किए जाते हैं। शैली के निबंध लेखक के गहने अध्ययन को प्रमाणित करते हैं। ऐसे निबंध में कभी कभी शीतलता आ जाती है। आचार्य शुक्ल के निबंध शैली के उदाहरण, आपने एक लेखक का नाम सुना है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो अपने अभी लिखे हैं, जिन्होंने 10th में भी पढ़ रहे हैं और 12th में भी हैं, 11th में भी हैं। उनकी कविताएं, इनके लेखक, इनके निबंध बहुत अच्छे होते हैं, सकारात्मक रूप से होते हैं और गुणात्मक रूप में होते हैं, जिससे हम कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। और उन्होंने अपने लेखन में, निबंधों में प्रमाणित भी किया है कि उनके कहे जो शब्द होते हैं वो बहुत गुणात्मक होते हैं, उनसे कोई ना कोई एक चीज सीखने को मिल जाती है। तो विवेचनात्मक होती है किसी भी शैली के लिए, किसी भी निबंध के लिए विवेचना करना, उनके गुणों की व्याख्यान करना हमारी विवेचना शैली कहती है। व्यंग्य शैली जो होती है इसका मूल आधार सुधार और मनोरंजन होता है। ऐसे निबंधों में कभी कभी तीखी चुपन और कभी कभी उद्गति होती है। व्यंग्य शैली आप जानते हैं, व्यंग्य का मतलब होता है किसी पे कटाक्ष करना, किसी के बारे में बहुत जल्दी से धारणा बना लेना। व्यंग्य होती है शैली जो हम व्यंग्य के तौर पर करते हैं। जैसे होली का हौतक जो होता है वो पूरा व्यंग्य पर ही बना हुआ होता है, कभी भी उसको सीरियस नहीं लिया जाता है, क्योंकि व्यंग्य शैली होती है जो किसी पर व्यंग्य करना, कटाक्ष करना कहते हैं इसको। अवैध शैली होती है, इस धारा शैली या प्रभाव शैली भी कहते हैं। ये प्रधान भाव होती है, इसमें भावों को अनुरूप भाषा का प्रयोग स्पष्ट दिखाई देता है। हमारी जो अवैध शैली होती है, इसकी जो धारणा होती है वो शैली हमारी ऐसी होती है कि जो हम अपने भावों को उत्पन्न करते हैं, हमारी इच्छाओं को उत्पन्न करते हैं, वही हमारी भाव शैली के रूप में होती है। अब आती है हमारी अवैध शैली, इससे धारा शैली या प्रभाव शैली भी कहते हैं। धारा शैली इसी में प्रधान